हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वांगसियन वन शॉट ए फिफ्थ माय प्रोटेक्टर मैरी मी इसका सेकंड एंड आखिरी पार्ट सुनेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। चिरान के सामने लेंजा उसका एक हाथ बढ़ा देता है। उसके बाद लेंजा को हाथ बढ़ाते हुए देखकर चिरान मुस्कुरा के उनके जगह से उठकर जाके एक गन ला के लेंजा के हाथ में रख देता है। इस चीज़ को देखकर लेंजा उस चीज़ के तरफ देखकर कुछ सोचकर हल्के से मुस्कुराता है। फिर चिरान लेंजा को पूछता है, क्या तुम सच में ये सब कुछ करना चाहते हो? इस बात को सुनकर लेंजा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ हाँ चिरान अंकेल, आप इतना सोचिए मत। मैं अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, तो इन सब बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये काम मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, तो इसी वजह से आप ज़्यादा सोचिए मत। ऐसा बोलकर लेंजा एक बार बेंग की तरफ देखता है। बेंग जो उसके पास ही खड़ा था और वो भी उस गन की तरफ गौर से देख रहा था, जैसे मानो वो उस चीज़ को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज़ को देखकर लेंजा उस चीज़ को उसके पीछे रख के फिर बेंग को बोलता है, क्या हुआ? क्या देख रहे हो माय लिटिल वाइफ? इस बात को सुनकर बेंग एकदम से उसके होश में आता है। वो लेंजा की तरफ देखकर उसका सर ना में हिलाता है। इस चीज़ को देखकर लेंजा अंकल चिरान को बोलता है, मैं मेरे वाइफ को लेकर रूम में जा रहा हूँ। इस चीज़ को सुनकर अंकल चिरान लेंजा की तरफ देखता है। तभी लेंजा अंकल चिरान को बोलता है, अब चिंता मत कीजिए, मैं उसे रूम में सही सलामत रख के फिर मेरे काम में चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर लेंजा बेंग के छोटे छोटे हाथ को पकड़ के खींचते हुए उसको अपने साथ उस मेंशन में जिस रूम में रहता था उस रूम में ले जाता है। फिर वो बेंग को बेड पर बिठाकर बेंग के सर पे बहुत ही प्यार से हाथ सहला के फिर लेंजा बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इस बात को सुनकर बेंग उसका सर ना में हिलाता है। इस चीज़ को देखकर लेंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर तुम मुंह से आंसर करोगे शायद मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। इस बात को सुनकर बेंग वैसा ही कुछ करता है। वो उसका सर ना में हिला के बोलता है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे डर नहीं लग रहा है। इस बात को सुनकर लेंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, दैट्स गुड, ऐसे मुंह से आंसर किया करो, मुझे तुम्हारा आवाज़ सुनना पसंद है। तुम यहाँ पे ही बैठे रहना, ठीक है? जब तक मैं नहीं आता अपने रूम से बाहर नहीं निकालना और घर का काम तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? इस बात को सुनकर बेंग उसका सर हाँ में हिलाता है। तभी लेंजा जब बेंग के फेस की तरफ देखता है, उसका मासूम सा फेस देखकर लेंजा के मन में कुछ होने लगता है। वो एकदम से बेंग के लिप पर किस करता है। वो बहुत देर तक बेंग के लिप पर किस किए ही जा रहा था, जिसकी वजह से एक टाइम पर बेंग उसके छोटे छोटे हाथ से लेंजा के शर्ट को क्लींच करके पकड़ता है। इस चीज़ को देखकर लेंजा को होश आता है। वो बेंग के लिप को छोड़कर ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए बोलता है, ओ सॉरी यार, मुझे शायद कुछ हो गया था, मगर ये गलत चीज़ नहीं है। तुम मेरे वाइफ हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ। इवन तुम भी मेरे साथ कर सकते हो। और हस्बैंड वाइफ के बीच तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ होता है, तो ये चीज़ तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेंग जिसे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो कॉन्फ्यूज़ होकर लेंजा की तरफ देखता रहता है। बेंग के इस कॉन्फ्यूज लुक को देखकर लेंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम इन सारे बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा और कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? ऐसा बोलकर लेंजा रूम से बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ जब लेंजा चिरन के माफिया गैंग में पहुंचता है, तब सारे वहाँ पर जो गुंडे थे वो लेंजा की तरफ डिसबिलीव आंखों से देखने लगता है, क्योंकि लेंजा सिर्फ 21 साल का था। उसका बॉडी थोड़ा सा मास्कुलिन तो था और वो बहुत ज़्यादा लंबा भी था, मगर फिर भी उसका फेस
तो अभी भी एक 21 साल का बच्चे की तरह ही था ना। इसी वजह से सारे गुंडे एक दूसरे के फेस की तरफ देखकर फिर बोलते हैं, अब से ये हमारा बॉस है और इस चीज़ को हमें यकीन करना होगा। मतलब कुछ भी। और अगर हम ये चीज़ ना माने तो लंजा, जो एक बेंच पर शांत से बैठा था और चुपचाप उन सभी गुंडों का बात सुन रहा था, वो बेंच से उठकर पास में ही एक सूटकेस था, उसे अपने हाथ में लेकर जोर से उस गुंडे के सर पे मारता है, जो बहुत ज़्यादा ही बात कर रहा था लंजा के बारे में। मतलब बुरा भला बात। इस चीज़ को देखकर सभी गुंडे एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी लंजा स्मिंग करके बोलता है, और किसी को कोई डाउट है? अगर है तो बता दो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें बात ख़त्म करके काम भी शुरू करना होगा। तो इसी वजह से अगर किसी का दिमाग इस पर्सन की तरह ही ज़्यादा चल रहा है तो मुझे बता दो, मैं अभी उसे बंद कर देता हूँ। इस बात को सुनकर वो सारे गुंडे लंजा की तरफ देखता है। लंजा का फेस बहुत ज़्यादा सीरियस था और उसे देखकर लग रहा था वो अभी मजाक करने के मूड में नहीं है। इसी वजह से वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तभी वो सारे गुंडे अपना सर ना में हिलाता है। तभी लंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, दैट्स गुड। और मैं तुम लोगों का बॉस हूँ। मेरा एज क्या है और मैं कैसा दिखता हूँ ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है मैं कितना ज़्यादा कैपेबल हूँ। तुम लोग समझ गए? अब जिसका जिसका जो काम है वो लोग उनके काम पे जाओ। मैं एक ही चीज़ दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं करता। और मुझे लगता है तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हो, तो तुम लोगों को अपना काम शायद समझाना भी नहीं होगा। इस बात को सुनकर वो सभी गुंडे अपना सर हाँ में हिलाता है और वो लोग अपने अपने काम पे चला जाता है। लंजा उन लोगों को जाता हुआ देखकर फिर से अपने बेंच पर बैठकर, जहाँ पर वो बैठा था, वो पर्सन जिसको उसने अभी अभी मारा और इस मार खाने की वजह से वो बेहोश होकर फ्लोर पर गिरा था, वो उसके तरफ देखकर फिर बोलता है, ये सभी काम करना कितना मुश्किल है और कितना इरिटेटिंग भी। इसी वजह से मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था, मगर सब कुछ मेरे डैड की वजह से हुआ। अगर वो इतना ज़्यादा गुस्सा ना हो जाते तो मैं अच्छे से मेरा कंपनी हैंडल कर लेता। मुझे लगता था कि कंपनी का काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, मगर अब तो मुझे लग रहा है ऐसे माफिया किंग बनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इन सभी गुंडों को एक बेबी की तरह समझाना, और अगर ये लोग ना समझे तो उन लोगों को पिटाई देना। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं एक मास्टर हूँ जो स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। सो फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसा बोलकर लंजा उसके बेंच पर बैठा रहता है। एक एक करके सभी गुंडे लंजा के पास आकर रिपोर्ट कर देते हैं कि उन लोगों ने उनका काम कर दिया है। गुंडे लोगों का जो जो भी काम होता है वो लोग वो सारा काम करके अपने अपने छुट्टी लेके चला जाता है। तभी लंजा एक पर्सन को बुला के बोलता है, इसको भी उठा के ले जाओ। इस बात को सुनकर वो पर्सन कॉन्फ्यूज होकर लंजा की तरफ देख रहा था। तभी लंजा इरिटेट होकर बोलता है, अरे ये पर्सन जो ज़मीन में गिरा हुआ है, इसे भी इसके घर पहुंचा दो और इसे कह देना कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इतना ज़्यादा नखरा लेके काम पे आके ये क्या करेगा? इसे देखकर मुझे गुंडा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, तो इसे मना कर देना। ऐसा बोलकर लंजा उसकी जगह से उठकर एक बार उसके घड़ी की तरफ देखकर फिर बोलता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल करना। और अंकल चिरन को इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर लंजा बाहर से चला जाता है। जब लंजा अंकल चिरन के घर में पहुंचता है तब वो लिविंग रूम में जाते ही उसे दिखाई देता है किचन में बेंग खाना बना रहा है। उसके साथ एक मेड भी है जो उसे हेल्प कर रहा है। इस चीज़ को देखकर लंजा एकदम से गुस्सा होकर बेंग के पास जाके बेंग के हाथ को खींचते हुए किचन से बाहर ले आता है। फिर वो बेंग को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना घर के काम करने के लिए। और क्या तुम नौकर हो जो घर के काम कर रहे हो? किसने बोला तुम्हें घर का काम करने के लिए?
इस बात को सुनकर बेंग कुछ एक्सप्लेन करता उससे पहले ही अंकल चिरन वहाँ पे आ जाता है। तभी लेंजा अंकल चिरन की तरफ देखकर अंकल चिरन को बोलता है, ये क्या है अंकल चिरन? वो आपकी डॉटर इन लॉ है और आप उससे काम करा रहे हैं। क्या घर पे नौकर चाकर कम है जो उसे घर का काम करना होगा? और मैं तो कर रहा हूँ ना आपका जॉब, फिर भी अब उसे देके काम करा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे लेकर यहाँ पे नहीं रहना। इस बात को सुनकर अंकल चिरन लेंजा को शांत करवाते हुए बोलता है, अरे अरे तुम मुझे बोलने तो दो, तुम खुद ही एक सांस में सारा बात बोले जा रहे हो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। उसने ही कहा कि उसे खाना बनाना है और उसे अच्छे से शायद खाना बनाना नहीं आता, इसी वजह से मैंने एक मेड को उसे हेल्प करने को बोला। तभी लेंजा अंकल चिरन को बोलता है, मगर फिर भी अंकल चिरन वो क्यों खाना बनाएगा? इस बात को सुनकर अंकल चिरन लेंजा को बोलता है, वो रूम में बैठे बैठे बोर हो रहा था और ना जाने वो क्या कुछ सोचे जा रहा था जिसकी वजह से उसे सैड फील हो रहा था। तो इसी वजह से मैंने सोचा अगर वो इन सारे काम में व्यस्त रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। और मैंने कहा क्या वो और कोई काम करना चाहता है? तब उसने मुझे खुद कहा कि उसे खाना बनाना है मगर उसे नहीं आता, इसी वजह से तभी लेंजा अंकल चिरन को बोलता है, ठीक है बात जो भी हो मगर मेरा वाइफ काम नहीं करेगा, ये फाइनल है। ऐसा बोलकर लेंजा बेइंग की तरफ देखता है। लेंजा बेइंग को गुस्से में बोलता है, तुमने मेरा बात क्यों नहीं सुना? क्यों तुम काम कर रहे थे? इस बात को सुनकर बेइंग लेंजा को बोलता है, वो मुझे अच्छा लग रहा था खाना बनाना, ये इतना भी बुरा काम नहीं है। और बस बेइंग ने इतना ही बोला था तभी लेंजा बेइंग को खींचते हुए अपने रूम में ले जाता है। तभी अंकल चिरन मुस्कुराते हुए बोलता है, ये लड़का ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसे कोई खिलौना मिल गया है और उसका ये वाला खिलौना उसके साथ खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, पागल कहीं का। ऐसा बोलकर वो किचन में जो मेड खाना बना रहा था और वो उनके तरफ ही शौक होकर देख रहा था, उस मेड को अंकल चिरन बोलता है, तुम क्या देख रहे हो, अपना काम करो। ऐसा बोल के अंकल चिरन लिविंग रूम के सोफे पर ही बैठकर कुछ काम करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ लेंजा बेइंग को रूम में ले आकर उसे बेड पर बिठाकर उसे बोलता है, अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो, तुमने मेरा बात क्यों नहीं सुना? इस बात को सुनकर बेइंग घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बोले। तभी बेइंग उसके घबराता हुआ वॉइस में बोलता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। बेइंग रो रहा है देखकर लेंजा उसके सर पे एक बार मार के फिर बोलता है, अरे मैंने उसको रुला दिया, क्या मैं पागल हूँ? मुझे उसे चेरित करना चाहिए था, मुझे पता है ना वो कैसे हालत से गुजरा है। वो अपने आप को शांत करके फिर बेइंग को बोलता है, देखो तुम रो मत, मैं तुम्हें रुलाने के लिए ये सारी बातें नहीं बोल रहा था। तुम देखो तुम्हारा इतना सुंदर सुंदर हाथ है, अगर तुम इन हाथों से खाना बनाओगे तो तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। और तुम्हें पता है एक वाइफ को हमेशा सुंदर से सच के रहना चाहिए उसके हस्बैंड को रिझाने के लिए, तभी तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा ना। नहीं तो तुम्हें पता है आजकल ज़माना कैसा है, अगर मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला गया तब तुम क्या करोगे? बेंग इस बात को सुनकर कॉन्फ्यूज होकर लेंजा की तरफ हर बार की तरह ही देखता रहता है। इस चीज़ को देखकर लेंजा जोर जोर से मुस्कुराते हुए फिर बेड पर सो जाता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी कितना पागल हूँ, किसे ये सारे बातें बोल रहा हूँ, ये तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, इसे क्या ही समझ आएगा। ऐसा बोलकर लेंजा हंस रहा था। तभी बेइंग को कुछ दिखता है जिसकी वजह से बेइंग लेंजा के करीब जाता है। इस चीज़ को देखकर लेंजा थोड़ा घबराते हुए बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मगर बेइंग लेंजा की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वो लेंजा के पेट पर किस करता है जिसकी वजह से लेंजा का पूरा शरीर शिवर कर जाता है और लेंजा बेइंग के इस सडन बिहेवियर से थोड़ा सा
शॉक्ड भी हो गया था। तभी वेइंग फिर से लेंजा के हाथ पर किस करता है। इस चीज़ को देखकर लेंजा शॉक्ड होकर वेइंग की तरफ कुछ देर देखता रहता है। जब लेंजा देखता है वेइंग भी उसके तरफ देख रहा है, वो वेइंग के प्रीटी आंखों को देखकर और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो वेइंग को बेड पर पिन करके उसे किस करने लगता है। पहले वो उसके लिप पे किस करते हुए शक करता है। उसके बाद वो वेइंग के गर्दन में चारों जगह उसके निशाने छोड़ने लगता है। इस चीज़ से थोड़ा सा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वेइंग हिकअप लेते हुए रोने लगता है, क्योंकि लंजा कभी कभी वेइंग के शरीर में बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से वेइंग हिकअप लेते हुए रो रहा था। इस चीज़ को देखकर लंजा, जो अभी पूरे मूड में था, वो वेइंग को छोड़कर वेइंग को अच्छे से बिठाकर फिर वेइंग को पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया। इस बात को सुनकर वेइंग उसका सर हाँ में हिलाता है। इस बात को सुनकर लंजा वेइंग को पूछता है, कहाँ चोट पहुंचाया, मुझे दिखाओ। इस बात को सुनकर वेइंग इनोसेंटली उसके गर्दन और उसके हाथ को दिखाने लगता है, जहाँ पर लंजा ने बाइट किया था और हाथों को टाइट से पकड़ने की वजह से हाथों पर लाल लाल लंजा का हाथों का निशान बन गया था। लंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके ओके हस्बैंड, बहुत ज़्यादा सॉरी है, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं मेरे वाइफ का परमिशन ले लूँगा, ठीक है ना, और मैं जेंटल भी रहूँगा। ऐसा बोलकर लहजा बैंक के उन सारे जगहों पर ब्लो करने लगता है। फिर वो कुछ सोचकर बैंक को बोलता है, मगर वाइफी, गलती तो तुम्हारा है ना, तुमने वैसा क्यों किया, तुम उतनी सडनली मुझे किस किया, तो तुम ही बोलो, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँगा, तुमने ऐसा क्यों किया। इस बात को सुनकर बेंग, जो रोते रोते अभी थोड़ा सा शांत हुआ था, वो लंजा को बोलता है, क्यों, आप ही ने तो कहा था किस करने से दर्द चला जाता है। इस बात को सुनकर लंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, वो तो चोट लगने पर करते हैं, मुझे कहाँ चोट लगा है जो तुम ऐसे कर रहे हो। इस बात को सुनकर बेंग लंजा के पेट की तरफ दिखाता है। इस चीज़ को देखकर लंजा जब उसके साट को उठा कर देखता है, तब उसे दिखाई देता है बचपन में उसके शरारत की वजह से उसके पेट पर चोट लगा था, जो निशान अभी भी है। तब वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे ये वाला निशान, ये कभी नहीं जाएगा, तो तुम ज़्यादा मत सोचो, और इससे दर्द भी नहीं होता। वैसे अच्छा चीज़ था सच्ची में। अब मुझे पता चला कि किस करने से आखिर कैसा दर्द गायब होता है। ऐसा बोलकर लहजा मुस्कुरा रहा था। तभी लहजा बेंग को बोलता है, तो तुमने हाथ पर क्यों किस किया। इस चीज़ को सुनकर बेंग लहजा को बोलता है, क्यों, हाथ पर भी तो चोट लगा है ना, इसी वजह से तो वहाँ पे खून लगा हुआ है। इस चीज़ को सुनकर लहजा जल्दी से जब उसके हाथ की तरफ देखता है, तब उसे दिखाई देता है उसके हाथ में बहुत सारा खून लगा हुआ है। जब उसने उस गुंडे को उस बॉक्स से मारा था, तभी शायद उसके हाथ पर इतना सारा खून लग गया था। इस चीज़ को देखकर लहजा हड़बड़ी करते हुए बेंग के पास जाके बेंग को बोलता है, अरे यहाँ पे चोट नहीं लगा है, बस खून है, मेरा खून नहीं है। इस बात को सुनकर बेंग अब थोड़ा सा डर के लहजा को बोलता है, आपका खून नहीं है तो फिर किसका। इस बात को सुनकर लहजा वेइंग के दोनों गालों को प्यार से पकड़ के फिर वेइंग को बोलता है, अरे डरो मत, किसी का भी खून नहीं है, असल में खून ही नहीं है, एक कलर है, ज़्यादा मत सोचो। ऐसा बोलकर वो उसके एक हाथ से वेइंग के लिप को अच्छे से पोंछने लगता है, क्योंकि वेइंग ने अभी अभी उस खून लगे जगह पर किस किया था। हाँ, खून सूख गया था, इसी वजह से वेइंग के होठ पर वो खून नहीं लगता, मगर लंजा को अभी वेइंग के लिए बहुत ज़्यादा
पॉजिटिवनेस फील हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बेइंग उसके प्यारे प्यारे होठ से किसी और का खून छुए। ऐसा कुछ सोचकर ही लहंजा उसके हाथों से बेइंग के होठ को साफ करने लगता है। फिर वो बेइंग के होठ पर एक प्यारा सा किस करके बेइंग को बोलता है, अब ठीक है, अब सब कुछ बेटर है। ऐसा बोल के लहंजा बेइंग के सर पे बहुत ही प्यार से किस करके फिर बेइंग को बोलता है, तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, मैं अभी शावर लेके आता हूँ। और पिछली बार की तरह नीचे मत जाना खाना बनाने। अगर तुम्हें खाना बनाना ही है तो तुम मेरे साथ बनाओगे, उस मेड के साथ क्यों बनाओगे? मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, मुझे आता है। किसी और के साथ दोबारा मत जाना। तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा जलस है। ऐसा बोलकर लहंजा बाथरूम में जाकर खुद को अच्छे से साफ करता है ताकि उसके शरीर में एक भी खून का छींटे ना रहे। फिर सिर्फ एक टाल पहन के बाहर आके बेइंग के सामने ही ड्रेस चेंज करने लगता है। मगर बेइंग का बच्चों जैसा दिमाग होने की वजह से उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को देखकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे अच्छी बात है कि तुम ज़्यादा नहीं सोचते, नहीं तो तुम इस समय मुझे देखकर कितना ज़्यादा शाय फील करते और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता हम दोनों के लिए ही। तो तुम ऐसे ही ठीक हो। ऐसा बोलकर वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर बेइंग को उसके हाथ पकड़ के उसे किचन में ले जाकर उसे खाना बनाना सिखाने लगता है। बेइंग जो एक अच्छे बच्चे की तरह लहंजा का सिखाया हुआ सारा खाना बनाना सीख रहा था। इस चीज़ को देखकर अंकल चिरन उन दोनों की तरफ देखकर फिर मुस्कुरा के बोलता है, इतना अच्छा दिख रहा है ना, मेरा घर आज बहुत ज़्यादा खुशी से चहक रहा है। मैंने तो सोच लिया है मैं लहंजा को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर उसका डैड भी उसे मांगने आया तो मैं नहीं दूंगा, मैं वेइंग को ही मेरे पास रोक लूँगा, तो ये पागल लड़का ये भी मेरे पास ही रुक जाएगा। मेरा घर कितना दिनों से सुना सुना था और अभी इन दोनों के आने की वजह से ये कितना ज़्यादा खुशी से भर गया है। ऐसा बोल के अंकल चिरन मुस्कुरा रहे थे। तभी एक मेड किचन में कुछ काम करने के लिए जाने वाला था। तभी अंकल चिरन उस मेड को बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? इस बात को सुनकर वो मेड अंकल चिरन को बोलता है, जी मास्टर, मैं किचन में जा रहा था, मुझे कुछ काम था। इस बात को सुनकर अंकल चिरन उस मेड को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी काम है वो बाद में कर लेना, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। ऐसा बोल के अंकल चिरन भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ लहंजा जो बेइंग को बहुत प्यार से खाना बनाना सिखा रहा था, वो बेइंग को बोलता है, अरे तुम इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अब तो मुझे लग रहा है तुम कुछ दिनों में मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। ऐसा बोलकर लहंजा बेइंग को बोलता है, रुको, मैं तुम्हें एक स्पेशल डिश बनाना सिखाता हूँ जो मेरे ग्रैंडमा ने मुझे सिखाया था। ऐसा बोलकर लहंजा बेइंग को वो वाला डिश सिखाने लगता है। ऐसे सिखाते सिखाते गर्म पानी गलती से लहंजा के हाथ पर गिर जाता है। इस चीज़ को देखकर बेइंग डर के रोने ही वाला था। तभी लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, "उहुँ, ऐसे रोते नहीं है, बात बात पर थोड़ा सा स्ट्रांग बनना चाहिए। अपने हस्बैंड के लिए अगर तुम रोओगे तो मैं भी रो दूंगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। जब तुम नहीं रोओगे और स्ट्रांगली बिहेव करोगे तब मुझे ताकत मिलेगा।" ऐसा बोलकर लहंजा उसका हाथ ठंडे पानी में देकर बेइंग को बोलता है, देखा, ठीक हो गया है, अब तुम दवाई लगा दो। इस बात को सुनकर बेइंग क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी लहंजा बेइंग को बोलता है, अरे दवाई लगाने को बोला है, जो वाला दवाई हम दोनों एक दूसरे को लगाते हैं, क्या तुम्हें आप समझ आया? इस बात को सुनकर बेइंग कुछ समझ के लहंजा के हाथ पर बहुत ही प्यार से एक किस करता है।
जिस चीज़ को पाके लहंजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, हाँ हाँ, ऐसे ही क्यूट बनते रहो, एक दिन तुम्हारे इस क्यूटनेस के चक्कर में मेरा जान ही चला जाएगा। ऐसा बोल के फिर वो बेंग के सर पे हाथ फिरा के बोलता है, थैंक यू, यही वाला दवाई चाहिए था। इस दवाई को पाके मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगा, चाहे मुझे जितना भी ज़्यादा चोट क्यों ना लगे। ऐसा बोल के वो दोनों फिर से खाना बनाने लगता है। बेंग जो पहली बार थोड़ा सा साई फील करता है लहंजा के बात को सुनकर। बेंग को खुद भी पता नहीं चल रहा था ये फीलिंग्स क्या है जो उसके मन में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये पर्सन जो उसे बेंग का हस्बैंड बता रहा है, उसके पास आने से कि उसके मन में एक अजीब सा फीलिंग पैदा होने लगा है। ये फीलिंग क्या है, आखिर वो इस बारे में किसे पूछे? क्या वो लहंजा को पूछे? क्योंकि लहंजा ने तो अभी अभी कहा कि वो उसका हस्बैंड है। वैसे हस्बैंड क्या होता है और उसके लिए एक वाइफ को क्या करना चाहिए? क्या ये सारे बातें उसे लहंजा को पूछना चाहिए? और अगर उसने ये सारे बातें उसे पूछा और अगर लहंजा कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा बुद्धू है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उसे और नहीं चाहता एज ए वाइफ, तो वेइंग क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? उसके पास तो जाने के लिए जगह भी नहीं है। ऐसा कुछ सोचकर ही बेइंग चुपचाप खाना बनाना सीखने लगता है। वो हिम्मत करके लहंजा को कुछ भी नहीं पूछता। जब खाना बनाना हो जाता है तब लहंजा और बेइंग टेबल पे सारा खाना सजा देते हैं। फिर वो अंकल चिरन को बुलाकर बोलते हैं, आइए अंकल चिरन, खाना खाइए। इस बात को सुनकर अंकल चिरन मुस्कुराते हुए बोलता है, लहंजा, तुम ऐसे बोल रहे हो खाना खाइए जैसे मानो मैं इतने दिनों तक घास फूस खा रहा था। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ ऑफकोर्स आप खा रहे थे। आपको पता है मेरा कुकिंग स्किल कितना ज़्यादा अच्छा है, और अब तो मेरा वाइफ का भी कुकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो इसी वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और अगर हम किसी के लिए खाना बनाए और वो खाना खा ले तो उनका तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर अंकल चिरन बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरा तबीयत खराब है? इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ हाँ, आपका तबीयत खराब है, मतलब हम कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, तो इसी वजह से अगर आप हम दोनों का बनाया हुआ खाना खाएंगे तो शायद आपके तबीयत में थोड़ा सा, इतना बोला ही था। तभी अंकल चिरन लहंजा को बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, और मैं ओल्ड नहीं हुआ हूँ, तुम्हारे डैड ओल्ड हुए हैं। मेरा उम्र ही कितना है, और अभी तो मैंने शादी भी नहीं किया, तो मैं कैसे ओल्ड हुआ? इस बात को सुनकर लहंजा बेंच के लिए एक बेंच खींच के उसे उस पर बिठा के फिर खुद डाइनिंग टेबल के एक चेयर में बैठ के जो बेंच के पास ही था अंकल चिरैन को बोलता है, आपने शादी नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं है आपका उम्र नहीं बढ़ेगा। कितना बच्चों जैसे बातें करते हैं, और वैसे भी अब आपकी डॉटर इन लॉ हो गया है, तो थोड़ा सा बात सोच समझ के कीजिए। वो क्या सोचेगा कि मेरा अंकल चिरन एक पागल है? इस बात को सुनकर अंकल चिरन लहंजे को डांट लगाते हुए बोलता है, और तुम भी देखो, तुम बहू के सामने ये क्या सारी बातें कर रहे हो? थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली बातें करो। आखिरकार जो भी हो, मैं रिश्ते में उसका इल्ला हूँ। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है, आप खाना खाइए और खा के मुझे बताइए कि खाना कैसा बना है। इस बात को सुनकर अंकल चिरन खाना खा के अपने फेस पर एक बड़ा सा मुस्कान ला के फिर बेइंग को बोलता है, वाह बेइंग, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, और कोई नहीं बता सकता कि ये तुम्हारा पहला दिन है रसोई में। इतना अच्छा खाना मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा खाना था। इस बात को सुनकर बेइंग बहुत ही प्यार से मुस्कुराता है। तभी लहंजा अंकल चिरन की तरफ
एक पपी की तरह देख रहा था। मगर अंकल चिरन सिर्फ बेइंग का तारीफ किए जा रहा था। तभी लहंजा अंकल चिरन को बोलता है, अरे अरे, मुझे भी तो बोलिए, मैंने भी तो उसके साथ खाना बनाया है। हाँ, मेरे वाइफ का बहुत अच्छा टैलेंट है कि वो एक दिन में ही खाना बनाना सीख गया। मगर मैं उसका टीचर हूँ, तो मुझे भी कुछ तारीफ तो मिलना चाहिए ना। इस बात को सुनकर अंकल चिरन मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें कौन तारीफ करेगा, और तुम्हारा बनाया हुआ खाना उतना भी अच्छा नहीं है। अगर बहू कल खुद से ये खाना बनाए तो मैं श्योर हूँ ये वाला खाना और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तुमने सिखाया है और तुम आज उसके साथ भी थे, इसी वजह से खाने में कुछ थोड़ा सा कमी रह गया है। वो इंग्रेडिएंट नहीं, वो है, मतलब छोड़ो, तुम्हें बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम थोड़ी ना समझोगे। इस बात को सुनकर लहंजा अंकल चिरैन को बोलता है, आपको थोड़ी ना पता है कि खाने में कमी क्या है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना है और आप खामखा उसकी कमी निकाल रहे हैं। मुझे पहले से ही पता था आप ऐसे ही बात करोगे। कोई बात नहीं है, आपको मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और मेरे वाइफ को भी मेरे बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आएगा। तो वाइफी, तुम मुझे बताओ, मेरा बनाया हुआ खाना तुम्हें कैसा लगा? हम किसी ओल्ड मैन से कोई भी राय नहीं लेते, ठीक है? ऐसा बोलकर लहंजा चम्मच में थोड़ा सा सूप लेकर बेंग के मुंह के सामने ले जाता है। बेंग उस सूप को मुंह में लेकर फिर मुस्कुरा के बोलता है, बहुत अच्छा बना है, मेरे बनाए हुए खाने से भी बहुत अच्छा। बेंग के इस प्यारी बातों को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, सुन के मुझे तसल्ली हुआ। मेरे वाइफ इतना ज़्यादा प्यारा है कि मुझे किसी ओल्ड पर्सन की तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है, वो अकेला ही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू वाइफी। ऐसा बोलकर लहंजा बेंग के चिक पर बहुत ही प्यार से किस करता है। इस चीज़ को देखकर अंकल चिरैन खांसते हुए बोलता है, लहंजा, थोड़ा सा संभालो अपने आप को, ये कैसी हरकतें हैं? मैं बुजुर्ग हूँ, तो थोड़ा सा मेरे सामने तो अपने आप को संभालो। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं अंकल, अगर मैं अपने आप को संभालूंगा तो मैं भी आपके जैसा ही सिंगल रह जाऊंगा, तो मुझे नहीं संभालना। और क्या है, मैं मेरे वाइफ के चीक पर किस किया, ज़्यादा कुछ तो नहीं, तो इतना ज़्यादा सोचने की क्या बात है। आप खाना खाइए, आप देख क्यों रहे हैं? और आपने कहा था ना आपको चश्मा चाहिए, इन दिनों आपको कुछ भी अच्छे से नहीं दिखता, ये चीज़ आपको दिख गया। आप ना अपना आंखें बंद कर दीजिए और चुपचाप खाने में फोकस कीजिए। अभी मेरा उम्र है, तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। ऐसा बोलकर लहंजा बेंग को पैम्पर करने लगता है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा खुशी में कुछ दिन बीत जाता है। उन दोनों का मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी हर दिन की तरह ही लहंजा एक दिन काम से आकर जब अपने रूम में जाता है, तब उसे दिखाई देता है बेंग बहुत ज़्यादा अनएक्सियस फील कर रहा है। वो अपने हाथों को उसके दांतों से बाइट किए जा रहा है। इस चीज़ को देखकर लहंजा बहुत ज़्यादा पैनिक होकर बेंग के पास बैठ के बेंग को बोलता है, अरे, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और वो बुढ़ा, उसे जो सबक मिला है, मुझे नहीं लगता वो दोबारा तुम्हें परेशान करेगा। तो फिर तुम क्या सोच के इतना अनएक्सियस फील कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। ऐसा बोल के लहंजा बहुत कुछ बोले जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेंस फील हो रहा था कि उसका वाइफ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तभी लहंजा बाहर से उठ के नीचे किसी को पूछने जा रहा था कि किसी ने उसके वाइफ को क्या कुछ कहा है जिसकी वजह से उसका वाइफ ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी बेइंग बहुत ज़्यादा करेज जुटाकर लहंजा को अपने तरफ खींचता है। इस चीज़ से लहंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। बेइंग लहंजा के लिप पे किस करता है खुद से,
इस चीज़ से लंजा पहले थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, मगर उसे लगता है उसका वाइफ तो बच्चों जैसा सोचता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने शायद ऐसे ही उसके लिप पर किस कर दिया है, क्योंकि इन दिनों में वो भी तो बहुत बार बैंक के लिप पे ऐसे किस किया है। और भी थोड़ा बहुत कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं। उससे पहले ही वो अपने आप को हमेशा रोक लेता था। इसी वजह से उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा था। मगर जब वो नोटिस करता है बेंग बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा है, उसका गाल शाई फील की वजह से बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। इस चीज़ को देखकर लहंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बेंग को बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हारा तबीयत खराब है? रुको मुझे देखने दो। ऐसा बोल के वो वेइंग के फोrehead पे अपना फोrehead रख के चेक करने लगता है वेइंग को बुखार है कि नहीं। जब वो देखता है वेइंग का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, हाँ थोड़ा सा गर्म है, मगर ये नेचुरल है, इसे बुखार नहीं कह सकते। इस चीज़ को देखकर लहंजा वेइंग को बोलता है, अरे तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, तो फिर क्या कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, और अपने हस्बैंड को सब कुछ बताना चाहिए। मैंने ये कहा था ना। और अपने वाइफ का ये ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताए। और वैसे भी लहंजा ऐसा बोल के और भी कुछ बोले जा रहा था, तभी बेंग लहंजा के लिप पे फिर से किस करता है और वो लहंजा को बहुत ही गहरे तरीके से किस करने की कोशिश करता है। इस चीज़ से लहंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। अपने वाइफ से ये प्यार रिसीव करके वो उस प्यार में खो जाता है। वो भी उसके वाइफ को बहुत ही गहरे तरीके से किस करने लगता है। फिर वो कुछ सोच के पेंग को बोलता है, ठीक है, मुझे पता है कि आज तुम्हें कुछ हो गया है, तो इसी वजह से हम और ये सब कुछ नहीं करते। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा बोलकर लहंजा शावर में चला जाता है। शावर में जाके लहंजा हर दिन की तरह ही शावर लेके सिर्फ एक टॉवल पहन के बाहर आता है। जब वो उसके बालों को सुखा रहा था, तब उसे दिखाई देता है बेंग बहुत ही सैडली बेड पर बैठा है। इस चीज़ को देखकर लहंजा कॉन्फ्यूज होके बेंग को बोलता है, क्या हुआ है? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? इतना सैड क्यों हो? इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है कि अब मैं एक अच्छा वाइफ नहीं हूँ। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? तो फिर क्या आप किसी और के पास चले जाएंगे? इस बात को सुनकर लहंजा कॉन्फ्यूज होके बेंग के पास आके बेंग के पास बैठ के फिर बोलता है, ये क्या बातें कर रहे हो वाइफी? किसने कहा है तुम्हें मैं किसी और के पास चला जाऊंगा? इस बात को सुनकर बेंग रोते रोते ही लहंजा को बोलता है, मुझे मेड वाले जीजिए ने कहा है उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाया। और उन्होंने कहा है मुझे अपने हस्बैंड को इस तरीके से बांध के रखना पड़ता है, तो फिर वो हमें छोड़ के और कहीं नहीं जाते। इस बात को सुनकर लहंजा गुस्सा होकर अपने मन में सोचता है, ये सारे मेड ये मेरे वाइफ को ये सब कुछ सिखा रहे हैं, इनको तो मैं बाद में देखता हूँ। फिर वो जब वेइंग के फेस की तरफ देखता है, वो इतना ज़्यादा पीटी दिख रहा था, उसका मन करता है वो वेइंग को टीज करे। इसी वजह से वो थोड़ा सा सीरियस होके वेइंग को पूछता है, वैसे अपने हस्बैंड को कैसे बांध के रखना पड़ता है, थोड़ा मुझे भी तो बताओ। इस बात को सुनकर वेइंग लहंजा के चीक पर किस करके फिर उसके गोद में बैठकर उसके गर्दन में किस करने लगता है। इस चीज़ को देखकर लहंजा और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो वेइंग को बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, और इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर वेइंग लहंजा को बोलता है, मगर ये तो बहुत नेचुरल बात है ना, आप ही ने तो कहा था कि हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत कुछ। इस बात को सुनकर ही लहंजा वेइंग को बेड पर पिन करके
फिर वेइंग को बोलता है, तो तुम श्योर हो? थोड़ा मैं भी तो जानूं मेरे वाइफ ने क्या क्या सीखा है अपने हस्बैंड को बांधने के लिए। ऐसा बोलकर लहंजा वेइंग के होठों पर किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो वेइंग को छोड़ता है तब उसे दिखाई देता है वेइंग साइनस की वजह से पूरा रेड हो गया है और वो अब लहंजा के शरीर की तरफ भी नहीं देख रहा है, जिस चीज़ को वो बहुत नेचुरली देखता था। शायद वेइंग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा है। इस चीज़ को देखकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, क्या हुआ है? क्या तुम्हें शाई फील हो रहा है? मगर तुम तो ऐसे नहीं थे और तुम्हें शाई भी फील नहीं होता था। तो फिर तुम तो मेरे शरीर को बहुत ही नेचुरली देखते थे। तो आज मेरे वाइफ को आखिर हो क्या गया है जो उसे इतना ज़्यादा शाई फील हो रहा है? वैसे अगर तुम चाहते हो तो तुम छू सकते हो। ऐसा बोलकर लहंजा वेइंग के हाथ को उसके शरीर पर रखता है। पहले वो वेइंग के हाथ को उसके सीने में रखता है, फिर उसके बाद वो वेइंग के हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगता है, जिस चीज़ की वजह से वेइंग का साइनस और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो अपने लिप को बाइट करने लगा था। इस चीज़ को देखकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें पता है इस हालत में तुम कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। मेरा मन तो कर रहा है मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँ, मगर क्या तुम सह पाओगे? इस बात को सुनकर बेंग बहुत ज़्यादा साई फील करके उसका सर हाँ में हिलाता है। फिर वो फिर वो उसके दोनों हाथ को लहंजा के गर्दन में रख के लहंजा की तरफ देखकर लहंजा को बोलता है, मैं तैयार हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। इस बात को सुनकर लहंजा टीजिंगली बोलता है, पर मैं क्यों करूँ? तुम मेरे वाइफ हो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो कुछ भी करना है तुम शुरू करो। इस बात को सुनकर बेंग को शाय तो फील होता है, मगर वो वैसा ही करता है। वो लहंजा को बेड पर सुलाकर उसके ऊपर आकर लहंजा के शरीर के चारों जगह किस करने लगता है। फिर उसके बाद वो कुछ और करने के लिए हिचकिचा रहा था। इस चीज़ को देखकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ? रुक क्यों गए? और कुछ करना नहीं आता? यह तुम्हें सिखाया है, तुम करने में हिचकिचा रहे हो। इस बात को सुनकर बेंग बहुत ज़्यादा साई फील करके उसके टियरी सी आंखों में लहंजा की तरफ देखने लगता है। मगर इस चीज़ को सुनकर लहंजा अब थोड़ा सा गुस्सा होकर बेंग को बोलता है, अगर दूसरी बार तुम्हें कोई ऐसा चीज़ सिखाए तो उनका बात मत सुनना, ठीक है? और मैंने कहा था ना तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। किसी और से इन सारे बारे में बात मत करना, ठीक है? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझना होगा, ठीक है? बाकी का मैं तुम्हें सिखा दूँ? ऐसा बोलकर लहंजा बेंग के कपड़ों को खोलकर उसके सीने के एरिया में किस करने लगता है। इस चीज़ से होता हुआ फीलिंग की वजह से वेंग हाथों से लहंजा के पीठ पर बहुत टाइट से पकड़ता है, जिसकी वजह से लहंजा के पीठ पर स्क्रैचेस पड़ने लगता है। फिर उन दोनों के बीच वो सब कुछ होने लगता है जो सब कुछ एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। कुछ घंटे बाद जब वेइंग साइली उसके फेस को कवर करके लेटा हुआ था, तब लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, क्या हुआ? अब इतना ज़्यादा साई फील करके क्या फ़ायदा? अगर अपने हस्बैंड को बांधना चाहते हो तो साई फील करने से क्या बात बनेगा? इस बात को सुनकर बेंग हल्के से लहंजा की तरफ देखता है। तब लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ जिससे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे आंचल में हमेशा बंधा हुआ रहेगा। अपना एक क्यूटनेस हमेशा ऐसा ही रखना। अगर तुम ऐसे ही क्यूट हमेशा रहोगे तो तुम्हें मुझे बांधने के लिए और कोई चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हारे आंचल में बंधा हुआ एक पपी की तरह घूमता रहूँगा। समझ गए?
इस बात को सुनकर वेइंग साइनेस की वजह से ब्लैंकेट में अपना सर छुपा लेता है। तभी लहंजा वेइंग के पास जाते हुए वेइंग को बोलता है, क्या बोलते हो बेबी, कुछ देर किया और हम। इस बात को सुनकर वेइंग ना में सर हिला के बोलता है, नहीं नहीं, और ये सब कुछ नहीं करते, जितना है उतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है अब इससे ही मेरे पास हमेशा रह जाएंगे। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, वैसे अच्छी बात है, मेरे वाइफ जो हो। इस बात को सुनकर बेंग बहुत ही प्यार से मुस्कुराता है। तभी लहंजा बेंग की इस मुस्कान को देखकर लहंजा बेंग को बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारा मुस्कान कितना ज़्यादा प्यारा है, तुम्हें ऐसे मेरे जीवन में पाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर इसके बाद से तुम्हें कुछ सीखना है तो मेरे पास आना, मेरी इस बात को भूलना मत, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड गुस्सा होके तुम्हें पनिश करेगा। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कैसे पनिश करूँगा। इस बात को सुनकर बेंग जब उसके तरफ देखता है तब लहंजा सेमलेसली बोलता है, जो सब कुछ हम बेड पे कर रहे थे वो सब कुछ मैं तो तुम्हारे साथ करूँगा। उसके ऊपर से मैं तुम्हें सारा दिन इस बेड से उठने नहीं दूंगा। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि दोबारा इन सारे बारे में किसी से बात मत करना। और मैं उस मेड को दिखाता हूँ उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे क्यूट सी वाइफ को ये सब कुछ सिखाने की। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को प्लीडिंग करते हुए बोलता है, अरे उन्हें मत कुछ बोलिए, मैं ही था जो उन्हें इन सारे बारे में पूछा था। वो तो बताना भी नहीं चाहते थे, मगर मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपको खुश नहीं करूँगा तो आप मेरे पास से चले जाएंगे। आप कहेंगे कि आपको मैं पसंद नहीं, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या पागलों जैसे बातें सोचते हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, कभी भी नहीं। बहुत मुश्किल से मिले हो तुम मुझे, मैं दोबारा ऐसा क्यूट सा बेइंग कहाँ से लाऊंगा। हर 100 साल में ऐसा क्यूट पर्सन एक बार ही बनता है जो मुझे मिला है। मैं इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। सो दूसरी बार ऐसे बेफिजूल की बातें मत करना, ठीक है। ऐसा बोलकर लहंजा बेइंग को बहुत ही प्यार से हक करके सो जाता है। फिर लहंजा कुछ सोचकर बेइंग को बोलता है, अच्छा बेइंग, मुझे एक बात पूछना था तुमसे, तुम दवाई की बात सुन के इतना डर क्यों जाते हो। इस बात को सुनकर बेइंग लहंजा को बोलता है, वो जब मैं अंकल के पास था तब मैंने उनसे एक बार दवाई मांगा था, तो उन्होंने खौलता हुआ तेल लाकर मेरे हाथ पे दे दिया था। तो इसी वजह से मुझे लगता है अगर कोई दवाई देगा तो फिर से वैसा ही कुछ मेरे साथ करेगा। इसी वजह से मुझे दवाई का नाम सुनकर ही डर लगता है। इस बात को सुनकर लहंजा गुस्सा होकर बोलता है, उसका हिम्मत कैसे हुआ, किस हाथ में, मुझे दिखाओ। इस बात को सुनकर वेइंग उसका एक हाथ दिखाते हुए बोलता है, इस हाथ पर, मगर यहाँ पे निशान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो आंटी काम करते थे उन्होंने अंकल के जाने के तुरंत बाद ही मेरे हाथ पे ठंडा पानी का सेक दे दिया था। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था और उसका निशान भी नहीं है। और वो बहुत पहले की बात थी और वो ये चीज़ मेरे साथ शुरू किया था जब मेरे मम्मी पापा मर गए। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था जब अंकल मेरे साथ वैसे बिहेव कर रहे थे। आपको पता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मगर ना जाने क्यों वो अचानक से ऐसे बन गए। इस बात को सुनकर लहंजा बहन को पूछता है, वैसे तुम्हारा मम्मी पापा कैसे मर गए। अगर तुम इस बारे में बोलने में कंफर्टेबल हो तो ही बताओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, मुझे पता नहीं, हम सभी लोग घूमने गए थे। उसके बाद अंकल मम्मी पापा को लेकर दूसरी तरफ गए थे। उन्होंने कहा था वो उनके साथ कुछ बात करना चाहते हैं।
फिर उसके बाद बहुत ज़ोर से कुछ आवाज़ आया था और बाकी का मुझे पता नहीं। जब मैंने आँखें खोला तब मैं एक रूम में था और अंकल इतना अजीब से बिहेव कर रहे थे। इसके आगे मुझे कुछ भी पता नहीं। इस बात को सुनकर लहंजा बहुत ज़्यादा गुस्सा फ़ील करके फिर अपने आप को शांत करके बेंग को बोलता है, ठीक है, जो बीत गया उसके बारे में हम नहीं सोचते। हम बस हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, ठीक है? और मैं ये एश्योर करूँगा कि तुम्हें कोई और किसी भी तरीके से हर्ट ना कर पाए, ठीक है? इस बात को सुनकर बेंग उसका सर हाँ में हिलाता है। तभी लहंजा बेंग के फोrehead पे बहुत ही प्यार से किस करके फिर बेंग को बोलता है, तो चलो अब हम सो जाते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो गया है और ये सभी चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नया है। वैसे तुम्हें आदत पड़ जाएगा। इस बात को सुनकर बेंग घबराते हुए बोलता है, आदत पड़ जाएगा मतलब? क्या हम ये चीज़ रोज करेंगे? मुझे नहीं करना। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, वो तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है ना। और तुमने ही तो कहा कि तुम अपने हस्बैंड को बांधना चाहते हो, तो अगर अब तुम पीछे हटना चाहते हो तो कैसे चलेगा? इस बात को सुनकर बेंग बहुत ज़्यादा सैड फील करते हुए बोलता है, हस्बैंड को बांधना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम्हें हस्बैंड को बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे वाइफ को बांध के रखूँगा। अब तो ठीक है ना? चलो अब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह लहंजा नींद से उठकर देखता है बेंग उसके पास नहीं है। इस चीज़ को देखकर लहंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो थोड़ा सा पैनिक भी फील कर रहा था, मगर तभी बाथरूम से पानी का आवाज़ सुनकर लहंजा दौड़ के बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाथरूम के अंदर घुस जाता है। बेंग को नहाते हुए देखकर लहंजा बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है। तभी लहंजा को ऐसे बाथरूम के अंदर आता हुआ देखकर बेंग बहुत ज़्यादा साई फील करके और थोड़ा सा नाराज होके लहंजा को बोलता है, ये किस तरीके का बिहेवियर है? आपने दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया? इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या ज़रूरत है? इससे पहले भी तो मैं ऐसे ही आ चुका हूँ ना, और तुम्हें साई फील नहीं होता था? क्या इन 2-3 दिनों में ही मेरा वाइफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जो उसे अब साई फील हो रहा है? वैसे इससे पहले और कल रात मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया है, तो अभी साई फील करके क्या फ़ायदा? इस बात को सुनकर बेंग अपने आप को टॉवल से अच्छे से कवर करके फिर लहंजा को बोलता है, मगर फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदी बात होता है। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, नहीं नहीं, ये अच्छी बात होता है, तुम्हें शायद नहीं पता है, चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। ऐसा बोल के वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो बेंग के करीब आके बेंग को बोलता है, चलो मैं मेरा अच्छा काम शुरू करता हूँ। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और वैसे ही कल रात के उन सारी चीज़ की वजह से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मुझे नहीं लगता ये सब कुछ करना ठीक होगा। इस बात को सुनकर लहंजा बेंग के करीब जाके फिर बेंग को बोलता है, कहाँ दर्द है, मुझे दिखाओ, मैं ठीक कर दूंगा। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, क्यों आपको नहीं पता कि कहाँ दर्द है? मुंह से बोलना पड़ेगा। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मुझ से बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ पे दर्द हो रहा है? इस बात को सुनकर बेंग चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। तभी लहंजा बेंग के फेस को अपने तरफ उठा के फिर बोलता है, ऐसे तो तुम मुझे मार डालोगे। जिस वाइफ को शर्म नाम का चीज़ पता नहीं था, अब तो वो हर चीज़ में शर्मा रहा है। अगर तुम इतना ज़्यादा शर्माओगे तो तुम्हें पता है इन सारे हरकतों से हस्बैंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं अपने वाइफ की तरफ। तो अपना शर्माना थोड़ा सा बंद करो। इस बात को सुनकर बेंग कॉन्फ्यूज होकर लहंजा को बोलता है, मगर कैसे? इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, हम
जो वो कल रात कर रहे थे, अगर वो चीज़ हमेशा करते रहे तो शायद तुम्हारा शर्माना थोड़ा सा कम हो जाए। इस बात को सुनकर बिंग लहंजा को बोलता है, अगर इस तरीके से शर्माना चला जाएगा तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना। और मैंने कहा ना, कल रात जो हुआ वो बहुत हुआ और कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर लहंजा बिंग को बोलता है, मगर मुझे लगता है कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी इस चीज़ को सुनकर बिंग उसके टियारी सी आंखों में लहंजा की तरफ देखता है। इस चीज़ को देखकर लहंजा बेइंग को बोलता है, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तो बस दवाई लगा रहा था, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो। ऐसा बोलकर ही लहंजा बेइंग को अपनी तरफ खींचकर उसके कमर को टाइट से पकड़ के उसके गर्दन में किस करने लगता है। इस चीज़ को देखकर बेइंग लहंजा को बोलता है, आपने कहा। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मैंने कहा, तुम्हें पता है ना, हम ऐसे ही तो दवाई लगाते हैं ना, तो तुम ऐसे क्यों शर्मा रहे हो, या मेरे ऐसे करने से तुम्हें अब कुछ हो रहा है। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। इस बात को सुनकर लहंजा बोलता है, तो फिर मुझे दवाई लगाने दो। ऐसा बोल के लहंजा बेंग के सारे शरीर में किस करने लगता है। कुछ देर बाद लहंजा बेंग को गोदी में लेकर सीढ़ी से नीचे उतर आ रहा था। तभी बेंग शर्म के मारे लहंजा के सीने में ही अपना फेस को छुपा के रखा था। इस चीज़ को देखकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ, इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो, शर्माने की क्या बात है। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, अगर अंकल चिरन को पता चल गया तो हम क्या करेंगे। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, ये क्या बातें बोल रहे हो, उन्हें क्यों पता चलेगा, और हम दोनों के बीच क्या हुआ है उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, तुम्हें शायद नहीं पता, मगर कल रात तो तुम्हें पता चल गया है ना, तो फिर ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, ज़्यादा मत सोचो और तुम चिंता मत करो, अंकल चिरन ही शर्मा के इस बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। ऐसा बोलकर लहंजा बेंग को डाइनिंग टेबल पे बिठाकर फिर एक मेड को बोलता है, खाना सर्व कर दो और थोड़ा सा वार्म सूप ले आना। इस बात को सुनकर वो मेड वैसा ही करता है। तभी अंकल चिरन टेबल पर आके बैठ के एक मेड को बोलता है, मेरे लिए एकदम सिंपल खाना ले आना। इस बात को सुनकर वो मेड हाँ में सर हिला के वहाँ से चला जाता है। तभी लहंजा अंकल चिरन को बोलता है, क्यों, आपको तो सिंपल खाना पसंद नहीं है ना, तो फिर आप सिंपल खाना क्यों खाएंगे, और आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है। इस बात को सुनकर अंकल चिरन इरिटेटिंगली मुस्कुराते हुए बोलता है, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है ना लहंजा, मुझे लगता है मेरा कमरा शिफ्ट करवाना होगा, नहीं तो मैं सारी रात सो नहीं पाऊँगा, और इतना उम्र हो गया है मेरा, अगर हर रात को ही ऐसे ही मैं जागता रहूँगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। इस बात को सुनकर लहंजा अंकल चिरान को बोलता है, तो आप सारी रात जगे क्यों रहे, आपको तो सो जाना चाहिए था ना। इस बात को सुनकर अंकल चिरान मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मुझे सो जाना चाहिए, मगर मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा आवाज़ें हो रहा था कल रात कि मैं सो ही नहीं पाया, और गलती इसमें मेरी ही है। मुझे बहुत पहले ही मेरा रूम शिफ्ट करवाना चाहिए था, मगर मैं क्या ही बोलूँ, मैंने सोचा था कि मेरा रूम तुम्हारे रूम से एक रूम बाद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर इतना बोलकर ही अंकल चिरन चुप कर जाता है। तभी लहंजा अंकल चिरन को बोलता है, हाँ हम दोनों के रूम थोड़ा सा पास पास है, इसमें क्या है, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। इस बात को सुनकर बेंग जो शर्म के मारे बहुत ज़्यादा लाल हो गया था, वो टेबल के नीचे से लहंजा के पैर पर अपना हाथ रख के वहाँ पे मुट्ठी करता है, जिसकी वजह से लहंजा को थोड़ा सा दर्द होता है। तभी लहंजा बेंग को बोलता है, ठीक है, हम टॉपिक चेंज करते हैं, मैं मेट के पास जाके बोलता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा मीट भी लाए। ऐसा बोल के लहंजा बाहर से चला जाता है। लहंजा को वैसे बाहर से जाते हुए देखकर बेंग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अभी अंकल चिरन के सामने वो सिर्फ अकेला है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था।
वो अपना नजरे अंकल चिरन से मिला नहीं पा रहा था। वो क्या करे ये सोच ही रहा था। तभी लहंजा वहाँ पर आके अंकल चिरन के सामने उनका सादा सा सूप रख के फिर बोलता है, ये खा लीजिए और आप ऐसे बिहेव मत कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होगा और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे क्या ना क्या कुछ हो गया। ऐसा बोल के फिर वो बेंग के पास आके बेंग के लिए जो वार्म सूप वो लाया था वो बेंग को पिलाते हुए बोलता है, मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है? तो शायद मुझे आने में देर हो जाए। तुम ठीक से रहना, ठीक है? और अपने रूम में रहना। और अगर बाहर आने का बहुत ज़्यादा मन करे तो आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। ऐसा बोल के लहंजा बेंग को वो सूप खिलाकर फिर बाहर से चला जाता है। रात को जब उसका सारा काम करके वो चिरन के मेंशन में आता है तब उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मेंशन पूरा मेसी हुआ पड़ा था, जिस चीज़ को देखकर लहंजा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी लहंजा दौड़ के अपने रूम में जाता है पर उसे बेइंग कहीं पे नहीं दिखता। इस चीज़ को देखकर लहंजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अंकल चिरन के रूम में जाता है पर अंकल चिरन भी वहाँ पे नहीं थे। इस चीज़ को देखकर लहंजा को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर अभी इस समय पे उसे अपने सर को ठंडा रखना चाहिए। इसी वजह से वो कामली एक बेंच पे बैठकर फिर बोलता है, मुझे पहले से ही पता था वो बुढ़ा कुछ ना कुछ तो करेगा। इसी वजह से उसने मुझे आज कॉल करके वैसे थ्रेट दिया, मगर मैंने सोचा था कि वो क्या ही कर लेगा। मुझे इतना इजीली उन्हें नहीं लेना चाहिए था। मैंने ये क्या कर दिया। तभी अंकल चिरैन जो बाहर किसी काम के लिए गए थे, जब वो घर का ऐसा हालत देखता है, वो लहंजा को पूछता है, क्या हुआ है, घर का ऐसा हालत क्यों है? तभी लहंजा जो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो अंकल चिरैन के ऊपर गुस्सा निकालते हुए बोलता है, आप कहाँ गए थे? इस बात को सुनकर अंकल चिरैन बोलता है, तो मुझे कुछ काम था, इसी वजह से मैंने बेंग को कहा था मेरे साथ आने के लिए, मगर उसने मना कर दिया। इस बात को सुनकर लहंजा गुस्सा होकर बोलता है, उसने मना कर दिया और आप उसे इस पेंशन में अकेला छोड़ के चले गए। आपको पता भी है उसके साथ क्या हुआ है? इस बात को सुनकर अंकल चिरन कॉन्फ्यूज होके लहंजा की तरफ देखता है। तभी लहंजा फ्रस्ट्रेटिंगली उसका सर टेबल में पटकते हुए बोलता है, गलती गलती गलती, मुझसे सिर्फ गलती क्यों होता है? मैंने ऐसे गलती कैसे कर दिया? अगर उसके साथ कुछ हो गया तो, अगर उस बूढ़े ने उसके साथ, मैं सोच भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? ऐसा बोल के लहंजा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तभी अंकल चिरैन लहंजा के कंधे पे एक हाथ रख के बोलता है, इतना बच्चों जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम अभी माफिया का काम करते हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम एक बच्चे हो जिसके हाथ से कोई खिलौना छीन लिया है। वो तुम्हारा वाइफ है लहंजा, तो बिहेव करो। तुम्हें उसे वापस लाना होगा। अगर तुम्हें पता है कि किसने ये काम किया है तो उसे जाके सबक सिखाओ। उसे जाके ये चीज़ अच्छे से बता दो कि तुम्हारे वाइफ को टच करने का क्या अंजाम हो सकता है। इस बात को सुनकर लहंजा उसके चियरी सी आंखों में अंकल चिरन की तरफ देखकर अंकल चिरन को बोलता है, मैं उसे कैसे फेस करूँगा अंकल? अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो? मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा मेरे रहते हुए, तो फिर मैंने ऐसा कुछ कैसे होने दिया? इस बात को सुनकर अंकल चिरैन लहंजा को संभालते हुए बोलता है, लहंजा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। तुम जब चाहोगे तब देखोगे तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। अब और ज़्यादा देर मत करो। इस बात को सुनकर लहंजा अपने आप को संभालते हुए बोलता है, आपने सही कहा, मुझे और देर नहीं करना चाहिए। मुझे उसके पास जाना चाहिए। मुझे मेरे वाइफ से माफ़ी भी तो मांगना है। मैंने ऐसे कैसे होने दिया? मैंने उससे वादा किया था, मैं मेरा वादा नहीं तोड़ सकता। ऐसा बोलकर ही लहंजा मेंशन से बाहर जाके कार से कहीं पे चला जाता है। कुछ देर बाद लहंजा एक जगह पे पहुंचता है, जहाँ पे पहुंचते ही कुछ गार्ड लहंजा को रोकने के लिए सामने आते हैं। तभी लहंजा मुस्कुरा के बोलता है कि तुम्हारे बॉस ने तुम लोगों को नहीं बताया है कि गेस्ट आने वाला है और उसे सम्मान से अंदर लाने के लिए? इस बात को सुनकर वो सभी गार्ड कॉन्फ्यूज होकर लहंजा की तरफ देखने लगता है।
तभी लैंजा उन सभी गार्ड को एक एक करके मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो सभी गार्ड फाइट बैक करने के लिए लैंजा के साथ फाइट करने लगता है। तभी लैंजा कुछ ही मिनटों में उन सभी को धूल चटा के फिर बोलता है, मैनर्सलेस बिहेवियर होता है ऐसा बिहेव करना। आखिर जो भी हो, मैं यहाँ का सोनिल्ला हूँ, तो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट तो तुम लोग दे ही सकते हो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेरा रिस्पेक्ट खुद हासिल कर लूँगा। और वैसे भी ज़्यादा देर तक अपने वाइफ को मायके में रखना मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से आज मैं यहाँ से उसे लेके जाऊँगा। ऐसा बोलकर ही लैंजा सामने ही एक मेंशन था, वहाँ पे घुसता है। वहाँ पे घुसकर वो सीधे लिंगसू के पास जाने लगता है। लिंगसू जो सामने ही एक चेयर में शान से बैठा था। तभी लिंगसू बोलता है, मेरे करीब मत आओ, अगर तुम मेरे करीब आओगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर लैंजा गुस्सा होकर बोलता है, लिंगसू मेरा वाइफ कहाँ है। इस बात को सुनकर लिंगसू बोलता है, अरे इतना ज़्यादा क्या जल्दी है, अंकल के पास आया है, थोड़ी देर मेरे पास रहने दो, उसके बाद अपने वाइफ को ले जाना। इस बात को सुनकर लैंजा लिंगसू को बोलता है, आपको पता है मुझे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा मेरा वाइफ कहाँ है, मुझे उस दिन ही तुम्हें मार देना चाहिए था। न तुम रहते और ना ही तुम ऐसा कांड करते। इस बात को सुनकर लिंगसू मुस्कुरा के बोलता है, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाया और एक 21 साल का लड़का मुझे मार देगा, इतना आसान है। अगर इतना ही करेज है तुम्हारा तो सामने से लड़ो ना, तुमने तो उस दिन मुझे पीछे से वार किया था। इस बात को सुनकर लैंजा मुस्कुरा के बोलता है, तो चलिए हम दोनों फाइट करते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं खुद अपने सर पे गोली चलाऊंगा। आप बोलिए, आपको क्या बोलना है, करेंगे मेरे साथ फाइट। इस बात को सुनकर लिंगसू बात को घुमाते हुए कुछ बोलने जाता है। तभी लैंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ बोलना आता है, करना तो कुछ नहीं। और आपका उम्र देखा है, 21 साल का लड़का आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं आपको पीछे से क्या सामने से भी धूल चटा सकता हूँ। आप एक बार मुझे ट्राई करके तो देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इस बात को सुनकर लिंगसू मुस्कुरा के बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी रिच पर्सन अपना हाथ गंदा नहीं करता। मैं तुम्हें किसी और तरीके से हैंडल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऐसा बोल के ही लिंगसू बहुत सारे गार्ड बुलाता है उसका, जो सभी लोग लैंजा को पूरा घेर लेता है। जिस चीज़ को देखकर लैंजा मुस्कुरा के बोलता है, आपको क्या लगता है इन 2-4 गार्ड से मैं थक जाऊंगा और मैं हार जाऊंगा? आपको जितना गार्ड बुलाना है आप बुला सकते हैं। आज मैं किसी चीज़ से रुकने वाला नहीं हूँ, और मैं आपको अच्छे से सबक सिखा के फिर मेरे वाइफ को यहाँ से लेके जाऊंगा। ये लैंजा का वादा है आपसे। ऐसा बोल के लैंजा उन सभी गार्ड से फाइट करने लगता है। लैंजा बहुत ज़्यादा कैपेबल था, इसी वजह से वो सभी गार्ड एक मिनट भी लैंजा के सामने नहीं टिकते। मगर लिंगसू भी बहुत ज़्यादा शातिर था, इसी वजह से वो एक के बाद एक गार्ड लैंजा से फाइट करने के लिए भेजता रहता है। ऐसे करके बहुत सारे घंटे बीत गया था। लहंजा भी फाइट करते करते थोड़ा सा थक गया था, मगर उसका थकान वो उसके ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि अभी उसे उसका वाइफ चाहिए। उसका वो वाइफ जिसे उसने वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और अभी लहंजा पूरा पागल बन चुका था, इसी वजह से उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे एक मिनट में धूल चटा दे रहा था। मगर लहंजा के शरीर में बहुत सारे जगह चोटें भी लग रहा था, मगर लहंजा को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक टाइम पे जब लिंगसू का सारा गार्ड ख़त्म हो जाता है, तब लिंगसू क्या करे ये समझ ना पाके बेंग को कहीं से ले आकर खींच कर लहंजा के सामने बेंग को खड़ा करके फिर बोलता है, तुमने मेरे सारे गार्ड को हरा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी अभी मेरे हाथ में है। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, हम्म, सबसे बड़ा कमजोरी, मगर थोड़ा सा गलती है, वो मेरा सबसे बड़ा ताकत भी है। ऐसा बोल के लहंजा लिंगसू की तरफ गन पकड़ता है, जिस चीज़ को देखकर लिंगसू मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे कुछ कर पाओगे?
तुम्हें गोली चलाना है ना, चलाओ। ऐसा बोल के लिंगसू बेंग को उसके सामने रख देता है। इस चीज़ को देखकर लैंजा मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो ना? इस बात को सुनकर बेंग उसका सर हाँ में हिलाता है। तभी लैंजा बेंग को बोलता है, ठीक है, इतने से ही होगा। और तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे रोओगे तो मुझे ताकत कैसे मिलेगा? तुम्हें मुस्कुराना चाहिए ना। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं आऊँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैंने मेरा वादा निभाया है, अब तुम भी तुम्हारा वादा निभाओगे ना? इस बात को सुनकर बेंग उसका सर हाँ में हिलाता है। जब बेंग उसका सर हाँ में हिलाता है तब बेंग का सर थोड़ा सा हट जाता है, जो अभी तक लिंगसू के सर को प्रोटेक्ट किया हुआ था। तभी लैंजा गोली चलाता है, जो वाला गोली लिंगसू के कान के पास से जाता है, जिसकी वजह से डर के लिंगसू बेंग को छोड़ देता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लैंजा लिंगसू के सीने में गोली चलाता है। फिर वो बेंग के पास आके बेंग के आँख और कानों को कवर करने को बोलकर लिंगसू के एक हाथ पे गोली चलाता है। फिर वो लिंगसू को बोलता है, ताकि तुम दूसरे जन्म में भी मेरे वाइफ को टच करने के बारे में सोचो भी मत। ऐसा बोलकर वो लिंगसू के सिर पर एक आखिरी गोली करके बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा इडियट हूँ। मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा सा और केयरफुल होता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो। मैंने कहा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मगर मैं नहीं कर पाया। इस बात को सुनकर बेंग हल्के से मुस्कुरा के बोलता है, आपने किया, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। अगर आप नहीं आते तो आप कह पाते कि आपने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, मगर आप सही टाइम पे आए हैं। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरे लिए नहीं मगर आपके लिए। आपने देखा है आपके पूरे शरीर में कितने सारे चोटें हैं, वो भी मेरे लिए। क्या मैं एज ए वाइफ आपके लिए ठीक हूँ? इस बात को सुनकर लैंजा मुस्कुरा के बोलता है, बहुत ज़्यादा ठीक हो। तुम्हारे जैसा ठीक और परफेक्ट वाइफ मुझे मिल ही नहीं सकता। वैसे तुम्हें दवाई तो पता है ना, दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर बेंग लैंजा की चीख पर बहुत ही प्यार से किस करता है, जहाँ पर वैसे उतने सारे गार्ड से फाइट करने की वजह से चोट लगा था। इस चीज़ को देखकर लैंजा मुस्कुरा के बोलता है, कितना ज़्यादा शांति है तुम्हें मेरे पास फिर से पाके। मेरे वाइफ एंड मेरे लाइफ सब कुछ हो तुम। मैं सोच ही नहीं सकता तुम्हारे बिना जीना। इस बात को सुनकर बेंग धीरे से बोलता है, मैं भी मैं भी नहीं सोच सकता आपके बिना जीना। मुझे आपके साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। इस बात को सुनकर लैंजा मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है, तो फिर से एक बार शादी कर लेते हैं, वो भी धूमधाम से, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए ये पर्सन लैंजा का वाइफ है और कोई भी तुम्हारे तरफ आँख उठा के भी देखने का हिम्मत न कर पाए। इस बात को सुनकर बेंग हल्के से मुस्कुराता है। इस चीज़ को देखकर लैंजा बेंग को बोलता है, घर चलो, अंकल चिरन बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं और अभी मुझे नहीं लगता हमारे लाइफ में और कोई आने का हिम्मत करेगा। ऐसा बोल के लैंजा बेंग को अपने गोदी में उठाकर उसके कार की तरफ जाने लगता है। जब वो दोनों मेंशन पहुंचता है तब अंकल चिरन बहुत ज़्यादा खुश होके बेंग के पास आके बेंग को अच्छे से देखते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना बेटा? अंकल को माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। लैंजा को बहुत सारा काम रहता है, मुझे घर पे रहना चाहिए था, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मगर मैंने क्या किया? लैंजा ठीक ही कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ। नहीं तो बोलो, ऐसी गलती कोई करता है? इस बात को सुनकर लैंजा अंकल चिरन को बोलता है, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको वैसे नहीं कहना चाहिए था। और आप क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? मैं हूँ ना मेरे वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं बहुत अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और अंकल चिरन, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं लगता मैं दोबारा आपके उस माफिया काम को कर पाऊँगा। मुझे मेरे वाइफ के साथ रहना है, तो इसी वजह से मैंने सोचा है मैं ऐसा कोई काम शुरू करूँगा जो मैं उसके साथ कर पाऊँ।
इस बात को सुनकर अंकल चिरन मुस्कुरा के बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे भी वो काम ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं गया था मेरे इन सारे कामों को बंद करने के लिए। तो इसी वजह से आज मुझे बाहर निकालना पड़ा। मैं तुम्हें ये चीज़ सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर देखो इतना सब कुछ हो गया। मैंने सोचा है हम लोग एक रेस्टोरेंट खोलेंगे जहाँ पे बेन कुक करेगा और तुम वेटर बन जाना। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, ये कैसा हुआ अंकल चिरन, मैं भी उसके साथ कुकिंग ही करूँगा, मैं वेटर क्यों बनूंगा। इस बात को सुनकर अंकल चिरन मुस्कुरा के बोलता है, तुम पर वही काम सूट करता है, इसी वजह से अगर मेरे बहू का बनाया हुआ खाना कोई खाएगा तो उसे इतना ज़्यादा पसंद आएगा और हमारा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे से चलेगा। नहीं तो तुम खाना बनाने के बाद उन लोगों से अपना तारीफ का पुल बांधोगे, जिस चीज़ को सुनकर वो लोग वैसे ही भाग जाएंगे। ऐसा करके वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। इस चीज़ को देखकर बेंग हल्के से मुस्कुरा रहा था। तभी उनके मेंशन के बाहर एक गाड़ी आके रुकता है। जब वो तीनों बाहर की तरफ देखता है तब उसे दिखाई देता है लहंजा के पेरेंट्स चिरन के मेंशन में आ रहे हैं। इस चीज़ को देखकर लहंजा बेंग को अपने पीछे छुपाते हुए फिर बोलता है, लो आ गए हैं मुसीबत, एक मुसीबत से निपटा दूसरा आ गया है, तुम ऐसे पीछे ही रहना मेरे, बाहर मत आना, बुरे लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। ऐसा बोल के लहंजा बेंग को गार्ड करते हुए खड़ा रहता है। तभी लहंजा का डैड लहंजा के पास आके बोलता है, क्या ऐसे कोई घर छोड़ के आता है, मैंने गुस्से में कह दिया था और तुम चले आए। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, आपने गुस्से में कहा था, मगर मुझे तो नहीं लगा था, अगर आप मेरे वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो मुझे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना। और आप क्यों आए हैं हमारे पास, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप जा सकते हैं। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड गुस्सा होकर बोलता है, क्या कोई अपने डैड से ऐसे बात करता है, ठीक है तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहू को हमारे साथ ले जाएंगे। इस बात को सुनकर लहंजा गुस्सा होकर बोलता है, हिम्मत मत कीजिए मेरे वाइफ को टच करने की, मैं जहाँ पे रहूँगा वो वहाँ पे रहेगा, और वो क्यों जाएगा उस घर में जहाँ पे पहले दिन में जब उसने प्यार रखा था आपने उसे बाहर निकाल दिया था, वो भी अपमान करके, तो वो क्यों जाएगा उस घर में। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कब उसे अपमान किया, मैं तो तुम्हें डांट रहा था, मैं तब गुस्सा था, अगर कोई ऐसा चीज़ देखेगा तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा, मगर तुमने मेरा बात अच्छे से नहीं सुना और घर छोड़ दिया। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, मैं बहरा नहीं हूँ डैड, मैंने अच्छे से सुना था और अच्छे से सुनकर ही घर छोड़ दिया है, और हम दोनों यहाँ पे खुश है, तो मुझे आपकी मदद की और आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर लहंजा का माँ लहंजा के गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ रख के बोलता है, मम से गुस्सा हो बेटा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता, और अब तो मेरा इतना प्यारा बहू भी है, तुम माँ के ऊपर भी गुस्सा हो, मेरा गलती था कि मैं तब तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, मगर प्लीज़ अब घर चलो, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता। फिर वो लहंजा के पीछे बेंग को हाथों से खींचकर बाहर निकाल के बेंग के गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ रख के बोलता है, बेंग बेटा क्या मॉम से नाराज़ हो, माफ़ कर दो, इतने छोटे से बच्चे को देखकर मुझे प्यार से उसे अपने सीने में छुपा लेना चाहिए था, मगर मैंने क्या किया, तुम्हें दूर भेज दिया, मुझसे गलती हो गया है, क्या मॉम को माफ़ नहीं करोगे। लहंजा का बातें छोड़ो, वो तो ऐसा ही है, उसे हम जाने देते हैं, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर जाओगे। इस बात को सुनकर बेंग क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता, वो लहंजा की तरफ देखता है। इस चीज़ को देखकर लहंजा मुस्कुरा के बोलता है, उसे समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसका हस्बैंड का हर एक बात मानता है, मेरा वाइफ बहुत अच्छा है, आपने क्या सोचा उसे ट्रिक करके मुझे घर ले जाएंगे, मैंने तो कुछ देर पहले ही कहा ना, मेरा वाइफ जहाँ पे रहेगा मैं भी वहाँ पे रहूँगा, और हम अंकल चिरन के ही घर में रहेंगे, हम लोग आपके घर पे क्यों जाए, आप रहिए आपके घर पे, मैं मेरे वाइफ और अंकल चिरन बहुत ज़्यादा खुश है। इस बात को सुनकर लहंजा का माँ कुछ सोच के फिर बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे ही रुक जाता हूँ, वैसे भी उस घर में मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा डैड बहुत ज़्यादा खड़ूस है,
वो मुझे शांति से रहने ही नहीं देते। बदअच्छीरन, क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ? इस बात को सुनकर अंकल चिरन बोलता है, हाँ हाँ, रहिए ना सिस्टर इन लॉ, क्या बात है, अरे आपका ही घर समझिए ना। इस बात को सुनकर लहंजा का माँ मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पे ही रहूँगा। ऐसा बोल के वो मेंशन के अंदर चला जाता है। तभी लहंजा का डैड बोलता है, तो मैं उस घर में अकेला रहूँगा क्या? मुझे भी यहाँ पे ही रहना है। इस बात को सुनकर लहंजा बोलता है, नहीं नहीं, आप लोग अगर यहाँ पे रहेंगे तो कैसे चलेगा? सभी लोग यहाँ पे क्यों रहने आ रहे हैं? नहीं होगा, जगह नहीं है हमारे घर पे। इस बात को सुनकर लहंजा का डैड बोलता है, तुम चुप करो, मैं मेरे बहू से पूछता हूँ, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ बेटा? इस बात को सुनकर वेंग उसका सर हाँ में हिला के बोलता है, ठीक है, आप रह सकते हैं। इस बात को सुनकर लहंजा वेंग को बोलता है, तुमने हाँ क्यों बोला? मैंने कहा था ना, हस्बैंड का हर एक बात मानना चाहिए। तुमने मुझसे बिना पूछे हाँ क्यों कह दिया? इस बात को सुनकर लहंजा का डैड लहंजा को डांटते हुए बोलता है, एक ऐसा बिहेवियर है, क्या तुमने कभी देखा मुझे अपने मॉम को डांटते हुए? तो अपने वाइफ को क्यों डांट रहे हो? और तुम होते कौन हो डांटने वाला? चलो हम अंदर जाके बात करते हैं। ऐसा बोल के लहंजा का डैड भी घर के अंदर चला जाता है। अंकल चिरन मुस्कुराते हुए उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी लहंजा गुस्सा होकर बोलता है, अरे एक एक करके सभी लोग घर के अंदर जा रहे हैं। क्या ये कोई धर्मशाला है जो यहाँ पे सभी लोग रहेंगे? अभी के अभी आप लोग घर जाइए, और मैं आप लोगों को क्यों रहने दूँ? जब मैं आप लोगों के घर में गया था तब तो आप लोगों ने बहुत मना कर दिया था, और अभी यहाँ पे रहने चले आए। अभी के अभी हमारे घर से बाहर जाइए। ऐसा बोल के लहंजा उन लोगों के पास जाने ही वाला था। तभी वेंग लहंजा का स्लीप पकड़ के लहंजा की तरफ देख के बोलता है, मत खींचिए, रहने दीजिए ना, आप उन लोगों का इकलौते बच्चे हैं, वो आपके पास नहीं रहेंगे तो किसके पास जाएंगे? इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं किसी का बच्चा बच्चा नहीं हूँ, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर मुझे यहाँ पे उन लोगों को रहने देना पड़ा तो तुम्हें पता है वाइफी, इसकी वजह से मैं तुमसे कुछ बड़ा सा रकम लूँगा, और तुम्हें पता है वो रकम कैसा है? इस बात को सुनकर बेंग मुस्कुरा के बोलता है, मैं तैयार हो देने के लिए। ऐसा बोलकर ही बेंग मेंशन के अंदर चला जाता है। तभी लहंजा मुस्कुरा के बेंग के पीछे पीछे जाते हुए बोलता है, तो अभी चलो। तभी लहंजा का डैड लहंजा के पास आके बोलता है, बेटा मुझे कुछ बात करना था तुमसे। तभी लहंजा मुंह बनाते हुए बोलता है, बाद में करेंगे, मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम है, और आप यहाँ पे आके मुझे परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। इस बात को सुनकर बेंग एक बार लहंजा की तरफ गुस्से वाले आंखों से देखता है। इस चीज़ को देखकर लहंजा अपने बात को सुधारते हुए बोलता है, ठीक है, आप लोग रह सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों से इस तरीके से बात नहीं करूँगा। फिर वो अपने मन में सोचता है, बेंग कितना ज़्यादा बदल गया है ना, इन दिनों में मेरा वाइफ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। वैसे तुम और किन चीज़ों में पड़े हुए हो मुझे जानना है। ऐसा बोलकर लहंजा बेंग के पीछे पीछे जाने लगता है। बेंग जो उसके ही रूम में गया है, लहंजा भी उसके रूम में जाके रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। हमारा ये वाला वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर स्टोरी पसंद आए, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।